अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर शिद्रा फातिमा। मल्टीवुड डिजिटल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज फिर अगेन एक नए गेस्ट के साथ आपके लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आपको पता है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने पहाड़ों को लेकर। अपनी खिता और अपनी सरजमीन के हिसाब से पाकिस्तान में मौजूद हर चीज़ जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद है, और हर मुल्क में हर नेमत मौजूद नहीं है लेकिन पाकिस्तान में है। तो इसी हिसाब से पहाड़ एक ऐसा मुकाम है जिसके हिसाब से पाकिस्तान बेहद मशहूर है। तो उन्हीं पहाड़ों पे हमें आज के टाइम पे एक नौजवान बहुत मशहूर नज़र आते हैं जो कि मुख्तलिफ इख्तिताम पर मुख्तलिफ हिसाब किताब के साथ पहाड़ों पर अपना सफ़र जारी रखते हैं, और इन्हीं पहाड़ों को सफ़र करते करते वो एक नई तारीख रकम करते हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे। ये हैं अवैस चौधरी साहब। जी अवैस साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल खैरियत से। अच्छा अवैस, मैंने आपको और मतलब तमाम लोगों ने, आप कह लें समहाउ जो आपको जानते हैं, उन्होंने आपको देखा था एक वक्त में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। सो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से आजकल हम आपको देख रहे हैं पहाड़ों की चोटियों पर। तो ये सफ़र वहाँ से यहाँ तक का कैसा रहा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जब मैं पढ़ता था तभी मैंने इस क्लाइंबिंग का स्टार्ट किया था, और वो इस तरह से हुआ था कि 2021 में मोहम्मद अली सदपारा, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम लेजेंडरी माउंटेनियर थे, वो K2 गए थे विंटर्स में, और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। और वो 3-4 मेंबर्स थे, उन सब की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो वहाँ पर जब वो न्यूज़ पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट की, तो वहाँ पर मैंने देखा कि ऐसा क्या होता है पहाड़ों पे कि लोग जाते हैं और कुछ उनमें सर भी कर लेते हैं और कुछ जो है वो मर जाते हैं। अच्छा। तो ऐसी क्या रीजंस होती हैं, ऐसी क्या मुश्किलात होती हैं जिनकी वजह से लोग जाके मर जाते हैं? तो मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की, स्टडी की, और बिल आखिर मैं एक नतीजे पे पहुंचा। मैंने कहा यार मुझे खुद जाकर देखना चाहिए कि ऐसा क्या मुश्किल है वहाँ पर कि लोग वहाँ जाके मर भी जाते हैं। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, मैं हुंजा गया था एक ट्रिप पे। तो वहाँ रास्ते में मैंने नारान से गुजरते हुए टाइगर पीक को देखा था। तो वहीं पे मैंने सोचा था कि यार इसको क्लाइम करते हैं। ठीक है, टाइगर पीक वाज द फर्स्ट माउंटेन जो मैंने क्लाइम किया था, और उसकी हाइट है 4580 मीटर। ठीक है, अब वो मैंने देखा था, और फिर मैंने टारगेट सेट किया था कि मैंने अगले साल तक इसको क्लाइम करना है। और अगले साल मैंने उसी वीक में, अगस्त के फर्स्ट वीक में मैं हुंजा गया था, और अगले साल अगस्त के फर्स्ट वीक में मैंने उसको क्लाइम किया। और सैडली वहाँ से वापसी पे ग्लेशियर क्रॉस करते हुए वहाँ से मैं स्लिप हो गया था, और वहाँ मेरी यहाँ पे चोट वगैरह लग गई थी। तो फिर मुझे पता चला था कि यार एक्चुअल में माउंटेन्स बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं, और इन्हीं की वजह से जो है ना कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो यहाँ से फिर मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। अच्छा, मतलब आपने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग गए, ठीक है, और आपको जब उनका वो एक जिंदगी का इख्तिताम मिला, उस मुकाम पर आपने सोचा कि यू हैव टू रिसर्च अपॉन इट। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि दूर से देखा जाए तो पहाड़ बहुत खूबसूरत लगते हैं, लोग उनके सामने जाके तस्वीरें वगैरह खिंचवाते हैं, लेकिन असल खतरा जो है वो पहाड़ के ऊपर होता है। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ वो ही समझ सकता है जो वहाँ जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है। सो आपने कोई ट्रेनिंग ली है या ये आपका जस्ट पैशन है? स्टार्टिंग जब मैंने किया था टाइगर पीक से, तब मेरे पास बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। आई हैव जीरो एक्सपीरियंस। इवन मैं मैक्सिमम जो गया था वो मर ही गया था। नारायण भी जो है ना वो पहली दफ़ा तभी गया था जब मैंने वो टाइगर पीक को देखा था। ठीक है, तो मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो रिसेंटली मैंने हुशे माउंटेनियरिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली है। अच्छा, नाइस। तो वहाँ से अब मुझे बेसिक सारी स्किल्स आती हैं, बेसिक यूनोट्स, बेसिक क्रैम्पोन का यूज़, आईसेक्स का यूज़, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग की तरफ जाना है। अगर छोटे मोटे ट्रैक्स करने हैं, ठीक है, 4000 तक आपने पीक्स करनी है, तो उसके लिए कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके लिए बस आपकी हेल्थ, आपका स्टेमिना और यही चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आपने हाई एल्टीट्यूड पे जाना है तो उसके लिए ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो मतलब आपने रिसेंटली एक स्कूल से जो है ट्रेनिंग ली है, बट बिहाइंड दिस आपने ठीक ठाक काम किया है, आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं, आपको अवार्ड्स मिले हैं। सो मतलब आपका पैशन समहाउ उसमें आ रहा था, आपकी एक क्यूरियोसिटी थी कि वहाँ पे जाके होता क्या है, क्यों लोग जो है अपनी ज़िंदगी को जो है बिल्कुल वक्फ कर देते हैं उस चीज़ के लिए। तो दैट मेक सेंस। एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू नो
कि वहाँ पर जब आप जाते हैं तो एक्चुअली आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को मेंटेन करते हैं? आई मीन टू से कि आपने कहा 4000 क्रॉस करेंगे तो उसके लिए ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, लाइक आपका फूड, आपके फ्लूइड, इन सब चीज़ों की मेंटेनेंस कैसे है? बेसिकली इस तरह से है कि जब आप 4000 मीटर को क्रॉस करते हो ना, तो वो एक ऐसा एल्टीट्यूड होता है कि जिसमें आपकी बॉडी को पता चलता है कि मैं किसी हाइट पे आ गया हूँ। उससे नीचे तकरीबन 3500 तक तो कोई मसला नहीं होता, वहाँ पे तो बकरियाँ भी चली जाती हैं तो कोई मसला नहीं होता। 4000 मीटर से जब आप ऊपर जाते हो तो आपको बॉडी में चेंजेस नजर आती हैं, ठीक है। आपको फील होता है बॉडी में? हाँ, आपको सांस का मसला होता है। मतलब जो चीज़ आप सी लेवल पे जितना डिस्टेंस आप आधे घंटे में कवर कर लेते हो, 4000 मीटर की एल्टीट्यूड पे उतना ही डिस्टेंस आपको 4 घंटे लग जाएंगे कवर करने में। अच्छा। और सेम अगर आप 7000 मीटर का डिस्टेंस क्रॉस करते हो, एल्टीट्यूड क्रॉस करते हो, तो ये इससे भी डबल हो जाएगा। तो वहां पर एक एक स्टेप जो है ना वो बहुत भारी हो जाता है। आपको लग रहा होता है कि आप अपनी सारी एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन फिर भी जो है ना सिर्फ आपने इतना सा डिस्टेंस ही कवर किया है। और दूसरी बात ये कि जो आप पूछ रही थी कि हम खाना वगैरह क्या करते हैं, तो उसमें हम ये करते हैं कि जो हमारा बेस कैंप होता है, अब उसमें भी वेरी करता है माउंटेन टू माउंटेन। अगर एक छोटा माउंटेन है तो उसमें हम गैस सिलेंडर्स भी ले जाते हैं, ठीक है, और उसमें हम चिकन कढ़ाई भी बना लेते हैं बेस कैंप पे। नाइस, कढ़ाइयाँ खाते हैं आप लोग पहाड़ों पर? बस ऐसे ही है, वो बेस कैंप वगैरह पे आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। लेकिन जब आप उससे ऊपर जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे एल्टीट्यूड भी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पे कैंस मिलते हैं एपीआई गैस के। अच्छा। वो एपीआई गैस हम लोग लेकर जाते हैं, वो इतना सा कैनिस्टर होता है, उसके ऊपर स्टोव लगा होता है, उसी को आप ऑन करते हैं और उसके ऊपर अपना जो टिन फूड होता है, बेसिकली जो सुपर फूड होता है, मतलब न्यूट्रिशन का आप लोग ख्याल रखते हैं? ऑफ कोर्स, आपको प्रोटीन कार्ब्स सब कुछ चाहिए होता है उस एल्टीट्यूड पे। अब वहां पर आप पूरा प्याज टमाटर ये सब कुछ नहीं लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उनका वेट होता है काफी ज्यादा, और वहां पर 1-1 किलो बहुत बड़ी वैल्यू होती है। 1 किलो भी अगर आप कोई चीज लेकर जाते हो तो वहां पर फिर हम ये टिन फूड्स लेकर जाते हैं, उनको एपीआई गैस के साथ गर्म करते हैं और वो खाते हैं। तो इस तरह से फिर हम अपना तो मतलब आप ऑक्सीजन सिलेंडर का भी कुछ इंतजाम करते हैं? मतलब ऑक्सीजन को किस तरीके से बैलेंस रखते हैं? बेसिकली 2 चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि अगर आप स्पीड क्लाइंबिंग कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरी चाहिए होता है, और वो भी जब एक चीज होती है उसको हम बोलते हैं डेथ जोन। डेथ जोन बेसिकली वो एक सर्टेन इमेजिनरी लाइन है जो कि 7500 मीटर का एल्टीट्यूड है। जब आप 7500 मीटर को क्रॉस करते हैं ना, तो आपको जो है ना 100% रिक्वायर्ड होती है बॉडी को ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। 7000 से 7500 7500 से ऊपर आपको वो चाहिए होता है, क्योंकि वो एक ऐसा एल्टीट्यूड होता है जिसमें आपकी बॉडी के सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो उनको जिंदा रखने के लिए आपको एक्सटर्नल ऑक्सीजन चाहिए होती है। लेकिन कुछ लोग आज के दौर में भी विदाउट ऑक्सीजन भी हाई एल्टीट्यूड पीक्स कर लेते हैं, जैसे K2 नांगा पर्वत वगैरह हैं, वो विदाउट ऑक्सीजन भी कर लेते हैं। विदाउट ऑक्सीजन कर चुके हैं लोग? काफी लोग कर चुके हैं। अच्छा, विदाउट ऑक्सीजन कर लेते, बट यू आर सेइंग कि 7500 एल्टीट्यूड से ऊपर नहीं कर सकते। उसमें 2-3 चीजें हैं ना। एक चीज होती है एक्लाइमेटाइजेशन। एक्लाइमेटाइजेशन होता है कि जब भी आपने अपना ट्रैक स्टार्ट करना है ना बेस कैंप से, या इवन बेस कैंप से भी पीछे से, तो आपने बहुत स्लो चलना है। अगर आप स्पीड में चल भी सकते हो ना, कछुए की चाल से। हाँ, कछुआ भी ज्यादा तेज चलता है, यहाँ खरगोश हार जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहां पर आपने बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी चलना होता है, आपने पानी का ख्याल रखना होता है, हर चीज आपने बहुत स्लो करनी होती है। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी को उस एल्टीट्यूड की आदत होना शुरू हो जाती है। अच्छा। ठीक है। और इसमें हम जब बेस कैंप से ऊपर जाते हैं ना, तो हम रोटेशंस करते होते हैं। रोटेशंस क्या होती हैं कि आपने अगर बेस कैंप से कैंप 1 जाना है, तो अब ये नहीं होगा कि आप कैंप 1 चले जाओगे, फिर कैंप 2 चले जाओगे, फिर कैंप 3, कैंप 4 और फिर समिट। ऐसा नहीं होता। अब उसमें क्या होता है कि बेस कैंप तक आप पहुंचते हो, एक दो दिन का रेस्ट करते हो, ताकि बेस कैंप अगर आपका 4000 या 5000 मीटर की हाइट पे है ना, जिस तरह K2 बेस कैंप है वो 5200 पे है तकरीबन। अब वहां पर आप रुक के 1-2 दिन रेस्ट करते हो, ताकि आपकी बॉडी को पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ पर इतनी ऑक्सीजन है, ये एनवायरनमेंट है, और मैंने इसके मुताबिक अपने आप को सेट करना है। अच्छा, 1-2 दिन रेस्ट मतलब कितना कोई आपको टाइम लग जाता है एक पहाड़ को पार करने के लिए? मतलब जैसे अगर आप 7500 एल्टीट्यूड का बोल रहे हैं कि इतनी हाइट होनी चाहिए, तो अगर हम इतनी हाइट के हिसाब से देखें तो आपको कितने दिन लगते हैं इतनी हाइट को क्रॉस करने में?
अगर 7,000 या 7,500 का कोई पहाड़ है तो उसके लिए 20 से 25 दिन की एक्सपीडिशन रिक्वायर्ड होती है। 20-25 दिन? जी, 20-25 दिन आपने पहाड़ों पर रहना है, जहाँ पे कोई सिग्नल्स नहीं होंगे, कोई इंटरनेट नहीं होगा, सिर्फ आप होंगे और पहाड़ होंगे, या चंद एक लोग होंगे जो आपके बेस कैंप पे आपके साथ होंगे। दुनिया क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कोई पता नहीं। कोई पता नहीं है दुनिया कहाँ जा रही है, आपको ये नहीं पता होता पीछे क्या हो रहा है, आपको सिर्फ ये पता होता है कि आप एक मिशन पे आए हैं। 20 दिन है आपके पास, 20 दिन के अंदर आपने खुद को भी सेफ रखना है, अपने साथियों को भी सेफ रखना है, और आपने सक्सेसफुल सबमिट करनी है। और मतलब नौकरी पेशा लोग तो भूल जाएं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, सारा साल काम करते रहते हैं, लेकिन जब उनका एक मेजर एक्सपीडिशन आती है तो वो जॉब छोड़ देते हैं या उनसे लीव ले लेते हैं 1 साल की। 1 साल में वो कोई छुट्टियां नहीं करते, लेकिन 1 साल की छुट्टियों को इकट्ठा करके दरमियान में वीकेंड्स वगैरह ऐड करके तो वो पहाड़ चढ़ते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सुपर फूड भी होता है आपके पास, आप न्यूट्रिशन का ख्याल भी रखते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, खाने पीने की हर चीज, तो कुछ तो कॉस्ट आती होगी। सो मैनेज कैसे करते हैं इन कॉस्ट को? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाती है। अच्छा, जैसा कि उसमें अब इस तरह होता है कि बेसिकली मैं एक बिजनेस ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, ई कॉमर्स, फैटफिक्स के नाम से। उसमें हम चाइना से चीजें इंपोर्ट करते हैं। आप बिजनेस भी कर रहे हैं, मतलब आप मतलब वन ऑफ द फेमस माउंटेनर्स हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। सो दीज आर द 2 डिफरेंट थिंग्स। तो मैंने इसीलिए इसको ऑनलाइन रखा है ताकि मुझे फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंस मेरी जरूरी ना हो। तो हम बेसिकली चाइना से चीजें इंपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान में लोकली सेल करते हैं। तो अगर आप इसका चाइना इन टर्म्स ऑफ दैट हेल्पिंग यू ऑफ कोर्स, यस, ओके ठीक है। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि अगर मैं कहीं पहाड़ों पे होता हूँ या कहीं ट्रेनिंग पे होता हूँ तो पीछे से मेरा काम चल रहा होता है, तो मुझे ऐसा जरूरी नहीं होता कि मुझे वहीं पे होना है। तो आपकी कोई टीम है ऑनलाइन जो आपका हैंडल कर रही है? ये ऑफ कोर्स मेरे पार्टनर्स हैं, ठीक है, जिनके साथ मैं ये काम कर रहा हूँ। जब मैं नहीं होता तो पीछे से वही हैंडल करते हैं, और जब मैं होता हूँ तब नहीं होता। कितने अच्छे पार्टनर्स हैं आपके, अल्लाह सबको ऐसे पार्टनर्स दे। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताएं कि आपकी एक एवरेज एक्सपीडिशन की कॉस्ट क्या आ जाती है? वेल, एक्सपीडिशन कॉस्ट जो है ना वो वेरी करती है। अगर आप छोटी किसी एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं, 4,000-5,000 मीटर की कोई एक्सपीडिशन है ना, आप उस पे जा रहे हैं तो वो लाइक सस्ती होगी, लाइक अराउंड 1 लाख तक आपको कॉस्ट आ जाएगी। अगर 4-5 दिन की आपकी एक्सपीडिशन है, 1 पर्सन 1 लाख तक आ जाएगा। 4-5 दिन 4-5 दिन का। तो अब नॉर्मल बंदे को तो यही लगता है कि यार 4-5 दिन में आपका 1 लाख चला गया। तो लेकिन ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो लाइक पहाड़ों से मोहब्बत करते हैं। और अगर मैं बात करूं लाइक बड़ी एक्सपीडिशन की, 7,000 या 8,000 की, तो उसके लिए आपको काफी चाहिए पैसे। उसमें आपका तकरीबन सिर्फ, अगर मैं 8,000 मीटर की पीक्स की बात करूं तो 10-15 लाख का तो आपका सिर्फ परमिट होता है, ठीक है। टोटल एक्सपीडिशन कॉस्ट तकरीबन K2 की 60-70 लाख तक जाती है। 60-70 लाख K2 तक की। और उसमें भी ये 30-40 दिन की एक्सपीडिशन होती है, K2 की 40 दिन मैक्सिमम। तो ये पैसे कहाँ, ये पैसे पहाड़ खा रहे हैं, क्या हो रहा है? बेसिकली सबसे पहले इसमें ना जो सबसे ज्यादा मेजर कॉस्ट आती है ना, वो आपकी लॉजिस्टिक्स आती है, क्योंकि आप K2 बेस कैंप आपको जाने के लिए ना 7 दिन पैदल सफर करना पड़ता है, ठीक है। और स्कर्दू से आपकी 6 घंटे की जीप राइड होती है अस्कोली तक, ठीक है। अस्कोली से फिर आपके 7 दिन लगते हैं K2 बेस कैंप पहुंचने में। अच्छा, स्कर्दू से 6 घंटे की जीप कैंप होती है आपकी? जीप राइड होती है अस्कोली तक। वो कंटिन्यूस होती है या बीच में स्टे भी करते हैं? उसमें लाइक लंच वगैरह के लिए रुक जाते हैं 1-2 घंटे के लिए, लेकिन वो 6 घंटे लगते हैं स्कर्दू से अस्कोली तक। अस्कोली आखिरी गांव है, उससे आगे दुनिया नहीं जाती, ठीक है। उसके आगे वो एक बहुत फेमस तारड़ साहब का शेर है, एक लाइन है कि अस्कोली वो जगह है जहाँ से आगे सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनकी आंखों में फतूर होता है और दिमाग में वहशत होती है, कुछ इस तरह करके उनकी एक लाइन है। अच्छा। तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि अस्कोली वो आखिरी गांव है जहाँ तक आम बंदा जा सकता है, दीवाने और जनूनी लोग ही जाएंगे। हाँ, उससे आगे वही जाते हैं। तो 7 दिन में आप बेस कैंप पहुंचोगे, 1-2 दिन रेस्ट करोगे, उसके बाद आपकी रोटेशन स्टार्ट होगी। आप कैंप 1 जाओगे, नाइट स्टे करोगे, फिर वापस आओगे, फिर अगले दिन कैंप 1 क्रॉस करते हुए कैंप 2 जाओगे, वहां 1-2 रातें गुजारोगे। तो ये रोटेशंस करते करते आपके 30-40 दिन लग जाते हैं। तो अब इसमें आपने जो पुश करना होता है ना, वो आपने वेदर विंडो के अकॉर्डिंगली करना होता है। अच्छा, कि आपने उस दिन समिट के लिए निकलना है या अटैक के लिए निकलना है। हम इसको अटैक भी बोलते हैं। कैंप 4 से आगे जब आपने समिट के लिए जाना तो हम अटैक तो है वैसे। अटैक तो है, क्योंकि फिर आपने वेदर विंडो को देखना होता है कि अगर आपकी जो विंड्स हैं वो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम है, उससे कम है तो आप पुश कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा है तो वो आपको उड़ा के ले जाएंगी, विंडी आपको उड़ा लेगी। हाँ, अक्सर एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं। अच्छा, आपने जो है अपनी इस जर्नी का जो शुरुआत है वो इस हिसाब से की है कि आपको एक बहुत बड़ा हादसा नजर आया और आपके जहन में तशवीश आई कि
क्या वजह थी, आपको समझ नहीं आई तो आप खुद निकल पड़े उस रास्ते पर जहाँ वो हादसा पेश आया, ठीक है। और इस वक्त करंटली एक बहुत बड़ी न्यूज सर्कल कर रही है कि सवात में क्लाइंब करते वक्त एक नौजवान की डेथ हो चुकी है। तो उस हिसाब से आप क्या कहेंगे, क्या वजह होगी इसके पीछे? बेसिकली सफर कर रहे हैं। हाँ, बेसिकली अभी हम एक लास्ट एक्सपीडिशन पे थे चंबड़गई पीक, और वहीं पे हमने प्लान किया था कि हम नेक्स्ट जो है ना वो ये फलक सर को सबमिट करेंगे। फलक सर स्वात की हाईएस्ट पीक है, जो कि बहुत टेक्निकल पीक मानी जाती है। और उनमें मेरे फ्रेंड्स भी थे, जिसमें रहीम लड़का है बहुत अच्छा स्वात का, अभी चंबड़गई पीक पे वो हमारा गाइड भी था। अच्छा। तो वही हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे कि यार नेक्स्ट ये ना फलक सर करने, क्योंकि चंबड़गई से ना बिल्कुल सामने फलक सर नजर आता है, बिल्कुल ऐसे केटू की तरह ना उसकी शेप है। तो हमारा प्लान था कि करना है फलक सर, लेकिन वो मैं कुछ बिजी था, ठीक है, और मेरे कुछ और प्लान्स थे, तो मैं वहाँ नहीं जा सका। तो अल्टीमेटली उनका प्लान बना, वो लोग अभी फलक सर पे गए, ठीक है। अब उनमें एक लड़का है जो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है और उसने ऑलमोस्ट स्वात के सारे पहाड़ किए हुए हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये उसका ड्रीम था कि वो फलक सर को क्लाइंब करे। लास्ट ईयर भी वो गया था, कैंप 2 तक गया था, ताकि मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, तो वो वापस आ गया, एक्सपीडिशन क्लोज कर दी। अब इस साल इनका प्लान था, जिसमें ये रहीम लड़का भी था जो मेरे साथ गाइड गया था चंबड़गई पीक पे। तो खैर इन्होंने सबमिट कर ली, और सबमिट सबको करवाने वाला वो लड़का था सैयद अली शाह, ठीक है, जिसकी डेथ हुई है। सबको उस लड़के ने सबमिट करवाया है। तो सबने कर लिया? हाँ, सबने, जितने 6-7 लोग थे टीम में, 2 पिंडी से थे, 2 शायद मानसहरा से थे, बाकी स्वात से थे, 6-7 लोगों की टीम थी। इन सब ने जो है ना फलक सर को सबमिट कर लिया तकरीबन 12 जुलाई को। और सैयद अली को क्या हुआ? हाँ, अब वो सीन ये था, अब थ्रू आउट, अच्छा, माउंटेनियरिंग में ना जो सबसे आगे लीड कर रहा होता है ना, सबसे बड़ा रोल उसका होता है, क्योंकि सबसे आगे जाके उसने रोप फिक्सिंग करनी होती है। अब रोप फिक्सिंग होती है कि आपने आइस स्क्रू लगाना होता है, एंकर बनाना होता है, फिर जाके जो है ना आप पीछे वाले लोगों को गो हेड दे सकते हो कि भाई अब आप लोग आ जाओ। तो जो सबसे आगे लीड कर रहा होता है ना, वो सबसे बड़ा क्लाइंबर होता है एक्चुअली। तो इस पूरी एक्सपीडिशन में वो सबसे आगे सैयद अली ही था। ठीक है, उसने गया, उसके इवन समिट्स की वीडियो हैं कि जिसमें लोग उसका, जो बाकी क्लाइंबर्स हैं, उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपकी वजह से अभी हम भी इस पीक पे पहुंचे, नहीं तो हमने नहीं पहुंचना था। तो खैर वो लोग, उन्होंने सबमिट किया। तो सबमिट से वापसी पे ना मौसम खराब हो गया, ठीक है। 12 को तकरीबन उन्होंने सबमिट की थी, 12 जुलाई को। तो जब वापसी उन्होंने डिसेंड करना स्टार्ट किया ना, तो वहाँ पर जो है ना उसका पाँव स्लिप हुआ। अब उसमें ये होता है, मैं समझा देता हूँ देखने वालों के लिए भी, कि जो सबसे आगे जा रहा होता है ना, उसी ने सबसे एंड पे वापस निकलना होता है, क्योंकि अगर जो टेक्निकल बंदा है ना, उसने रोप को क्लोज भी करना होता है। जो रोप लेकर गए हैं ना, ऑफ कोर्स रोप भी महंगी होती है, जो आइस स्क्रू होते हैं वो भी, एक स्क्रू ही तकरीबन 20-25 हज़ार का होता है। अच्छा, तो वो आप, हाँ, अब अगर एक पैच पे आपने 6-7 स्क्रू लगाए हुए हैं, तो वो 6-7 का मतलब है कि 1.5 लाख रुपए आपका पहाड़ पे लगा हुआ है। तो वो आपने क्लोज करना होता है ताकि आप अगले किसी एक्सपीडिशन पे उसको यूज कर सको। तो जहां तक मैंने न्यूज सुनी है और रहीम से मेरी बात हुई थी, तो वो ये लोग नीचे आ गए थे। अब वो सैयद अली जो था ना, वो वहां से रोप क्लोज करके उसने नीचे आना था, आइस स्क्रू उतार के रोप क्लोज करके। अब वहां पे कहीं पे उसका सेफ्टी चेंज करते हुए ना, अब उसमें ये होता है कि अगर एक 100 मीटर का पैच है ना, तो 20 मीटर के बाद आपने एक आइस स्क्रू लगाया है। अच्छा। अब 20 मीटर तक अब जब आओगे ना, तो आपको सेफ्टी चेंज करनी होती है। अब सेफ्टी कैरिबिनर होता है। जब मेरी रहीम से बात हुई थी ना, जो कि उसमें उस एक्सपीडिशन का पार्ट था, तो उसने मुझे बताया था कि हम लोग वापसी आ रहे थे, तो ये सारे लोग निकल गए थे। अब लास्ट पे वो सैयद अली था जिसने रोप क्लोज करके और आइस स्क्रू वगैरह उतार के लेकर आने थे। अब उसमें क्या होता है कि अगर एक 100 मीटर का पैच है ना, जिसमें रोप फिक्स हुई हुई है, तो उसमें 100 मीटर डायरेक्ट नहीं जाएगा कोई बंदा, वो दरमियान में आइस स्क्रू लगाता जाएगा, ताकि अगर फॉल हो ना, तो मैक्सिमम उतना हो जहां पर आइस स्क्रू लगा हुआ है। तो आइस स्क्रू काइंड ऑफ योर सेफ्टी होते हैं। अच्छा, अब उसमें जब वो रिपेलिंग कर रहे थे ना, जब वो नीचे आ रहे थे, तो उसमें कहीं पे उसकी सेफ्टी लूज हुई है और वो गिर गया नीचे खाई में। ठीक है, अब उस टाइम पर काफी ज्यादा स्नोफॉल भी हो रही थी, मौसम काफी ज्यादा खराब था। अच्छा। तो अब ये इन सारों ने प्लान किया कि हम फटाफट जाते हैं उसके पास, उसको देखते हैं। अब जब तक वो उसके पास पहुंचे थे ना, तब तक वो जिंदा था, उसकी लाइक सांसें चल रही थी हल्की हल्की। ठीक है, और जब इन्होंने उसकी बैक देखी तो उसकी कमर की हड्डी टूट गई थी। ठीक है, लाइक खाई में जिस तरह से गिरा था, आई थिंक पत्थर पे लगा था, जाके बर्फ में भी ज्यादा। अब बर्फ जो होती है वो स्नो नहीं होती है जो हम मरी में खेलते हैं, पत्थरों की तरह हार्ड होती है। ठीक है, क्योंकि धूप पड़ रही होती है तो वो हार्ड होती है।
तो वहां पर उन्होंने वो वापस नीचे कैंप तक नहीं पहुंचे थे ना सारे लोग, फिर उसके पास ही गए रात सारी। -15 चल रहा होगा, 20 चल रहा होगा, तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है जब मौसम ख़राब होता है। तो वहाँ पे उन्होंने उसकी बॉडी के मतलब उस टाइम पे तो ज़िंदा था, उसके पास थे, तो रात उन्होंने गुजारी है, तो सुबह तक वो सर्वाइव नहीं किया। ठीक है, तो सुबह तक फिर उन्होंने वहाँ से कोशिश की किसी सेफ जगह पे बॉडी शिफ्ट करने की। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने किया और उसको आइस क्यू लगा के ना बॉडी वहाँ पे छोड़ी। वापसी आ रहे थे तो एक और लड़का गिर गया, उसकी टांग टूट गई। ओहो। ठीक है, तो उसको भी फिर उन्होंने रेस्क्यू किया, उसको कंधों पे उठा के ये लोग नीचे पहुंचे। तो 12 तारीख को ये एक्सीडेंट हुआ, 12 तारीख को सबमिट करके जब वापसी आ रहे थे तो ये एक्सीडेंट हुआ था, और 17 तारीख को ये लोग वापस कर उधर सवात पहुंचे थे, और वहां जाके फिर उन्होंने सबको बताया था कि इस तरह हमारे साथ हादसा हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक हमारा फेलियर है कि आपका अगर पहाड़ पे कोई चीज हुई है, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है, अब आपके पास कम्युनिकेशन करने का कोई तरीका ही नहीं है कि आप पीछे किसी को बुला सको। अब वो 12 से 5 दिन उनको लगे हैं नीचे आने में। 5 दिन बाद नीचे आके उन्होंने न्यूज दी है, रेस्क्यू वालों को बताया है कि भाई इस तरह से हमारे साथ हादसा हो गया, तो हम उसकी बॉडी को उधर ही छोड़ आए हैं। ठीक है, नेपाल में या दूसरी कंट्रीज में क्या होता है कि आपके पास गार्मिन होता है, यहाँ पे भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आप गार्मिन ले जाते हो। ठीक है, हम भी अक्सर एक्सपीडिशन पे गार्मिन लेकर जाते हैं। वो क्या होता है कि जहाँ पे सिग्नल्स नहीं भी होते ना, तो वो सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करके आपको पीछे भेज देता होता है, मैसेज भेज देता होता है। तो वो एक बहुत बड़ी आपकी नीड है अगर आप माउंटेन्स पे जा रहे हो। लेकिन हमारा मसला ये है, स्पेशली ये स्वात के लड़कों का, कि ये कोई भी एक्सपीडिशन ना मिनिमम फाइनेंसिस के साथ करना चाहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि बस हमारा कोई खर्चा ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट तो सपोर्ट करती नहीं है। इवन केपी गवर्नमेंट भी कोई इस तरह से काम नहीं कर रही। अगर वो सपोर्ट करे, वो आपको फैसिलिटीज दे, तो हर बंदा जो है ना, बहुत से लोग हैं जो शौक रखते हैं लेकिन पैसे नहीं होते तो वो नहीं जा सकते। तो ये एक ड्रॉबैक उनका था, जो कि उनकी गलती भी थी कि ये बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ, ऑफ कोर्स। तो अभी एक मेरे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, जाहिद राजपूत, चौगोरी इंस्टीट्यूट है हुंजा में, उसकरदू में, वहाँ पर वो ट्रेनिंग करवाते हैं। तो उनके भाई आए थे और 3-4 और लड़के आए थे उनकी बॉडी को रेस्क्यू करने के लिए, कि बॉडी को रिकवर करके नीचे लेकर आए। ठीक है, तो अब वो भी पिछले 4-5 दिन से पहाड़ पे ही थे। तो उनके साथ जब डिस्कशन हुई ना, अभी कल ही वो नीचे आए हैं। एक बेसिकली जो लोग देख रहे हैं शायद उनको पता हो कि कलाम से आगे है महूडन लेक, महूडन से आगे सैफुल्ला, वहीं से रास्ता जाता है फलक सर का। ठीक है, उस जगह को चश्मा शिफा भी बोलते हैं। ठीक है, वहां से आगे सर के लेक, हाँ, वहां से आगे आपका ट्रैक स्टार्ट होता है। अब कल वहां तक आ गए थे वो लोग जो रेस्क्यू टीम थी, तो उनको बॉडी नहीं मिली। अब जब वो जितना इन रहीम लोगों ने बताया था, सैयद अली की बॉडी ढूंढने के लिए वहां पे, हाँ, ये एक स्कर्दू से टीम आई थी कि भाई हम उस लड़के को, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम था, वो सवात का वन ऑफ द टॉप माउंटेनियर था, और जिसने मिनिमम फाइनेंसिस के साथ अपने शौक को कंटिन्यू रखा था। ठीक है, और समझ लें पाकिस्तान का फख्र था। उनको जानते थे? जी, मैं पर्सनली भी जानता था उनको, मतलब काइंड ऑफ योर फ्रेंड। तो आपके लिए तो बहुत बड़ा लॉस, मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था। तो खैर, जब ये स्कर्दू वाली टीम उस हाइट तक पहुंची, तकरीबन 5300-400 पे उनकी बॉडी पड़ी थी। अब रहीम वगैरह ने क्या किया था, आइस क्यू लगा के उसकी बॉडी को साथ अटैच किया था, कि ताकि कल को कोई रेस्क्यू करने आए तो वो आइस क्यू खोले और वो निकल जाए। अब आइस क्यू का एक और बैड सीन ये होता है कि जब धूप पड़ती है ना, तो आइस क्यू बर्फ के अंदर लगा होता है, तो वो मेल्ट हो जाता है गर्म होके, क्योंकि वो मेटल का बना होता है, तो मेटल पे धूप जल्दी गर्म हो जाता है, तो वो स्लिप हो जाता है, निकल आता है। तो जो आगे लीड कर रहा होता है ना, तो वो उसको भी टाइट कर रहा होता है, साथ साथ सेट कर रहा होता है, ताकि जो पीछे आ रहे हैं ना उनको आसानी हो जाए। ओह गॉड। ठीक है, तो अब ये जो टीम गई थी, ये फिदा हुसैन इनका नाम है, जाहिद राजपूत के भाई हैं। ठीक है, तो इन टीम ने जब जाके देखा है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं वीडियो देख रहा था जो उनकी आई है, कल वो लोग नीचे आए हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जी हमें यहाँ पे कोई बॉडी नहीं मिली, हमें यहाँ पर आइस क्रू भी नहीं मिला जो कि लगा हुआ था उस बर्फ के अंदर। उसके कुछ ग्लव्स वगैरह मिले, आइसैक्स मिला जो इन्होंने उसके पास रखा हुआ था ताकि दूर से नजर आ जाए, क्योंकि हर तरफ तो वाइट आउट होता है, बर्फ ही बर्फ होती है। तो कोई ऐसी चीज आप रखते हैं ताकि दूर से आप ढूंढ सको कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो जब ये लोग उस हाइट तक पहुंचे जहां तक वो रहीम वगैरह ने बताया था कि यहाँ पर वो बॉडी है, ठीक है, तो जब वहां तक वो लोग पहुंचे तो उनको बॉडी नहीं मिली। तो हो सकता है उनके, क्योंकि वो भी एक्सपर्ट थे, ठीक है, ट्रेनर्स थे, तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंगली ये हुआ होगा कि ऊपर से एवलांच आया होगा,
तो वो बर्फ आइस क्यूब के साथ ही जो है ना बॉडी को कहीं नीचे ले गया होगा। ओह गॉड, मतलब तो अब जो कोई है ना चांस नहीं है। बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब लेस देन 10% चांसेस हैं कि उसकी बॉडी रिकवर हो और सके। वो लोग अपने साथ उसको ला नहीं सकते थे जो नीचे ऑफ उतर कोर्स के नहीं आए? ला सकते थे ना, अगर वो भी 1-2 दिन रुकते तो उनमें से भी कुछ ना कुछ किसी और के साथ भी हादसा हो सकता था। ऑलरेडी एक की टांग के साथ मसला हो हाँ, गया। वो वापसी पे की टांग भी टूट गई थी। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हार्श रियलिटी है माउंटेन्स की। बहुत ठीक है, खतरनाक है, हाँ, बहुत तो खतरा ये है। चीज़ें आपने देखनी होती हैं जब आप पहाड़ पे जा रहे हो। सो बेसिकली पहाड़ कोई भी होता है ना, तो वो अपनी तरफ से डिफिकल्ट ही होता है। अगर एक 4000 मीटर का भी पहाड़ है ना, तो वो कहीं ना कहीं अपनी डिफिकल्टी रखता है। ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगा था, ये चंबड़गई पीक जो उत्तरोड़ की हाईएस्ट पीक है ना, 5000 मीटर उसकी हाइट है, वो रिसेंटली जब मैंने किया था ना, क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी किए हैं और वो हमने लाइक प्रॉपर एक्सपीडिशन के साथ किए हैं, प्रॉपर गाइड के साथ किए हैं और प्रॉपर पैसा लगा के किए हैं। ठीक है, इसमें हमारा कोशिश ये थी कि हम खुद ही सारा कुछ करें, खाना भी खुद ही पकाएं और सामान भी अपना खुद ही लेकर जाएं। सुपर फूड नहीं लेकर गए थे? नहीं, इसमें हम सिलेंडर लेकर गए थे और अपना आलू कुछ, प्याज। हाँ, ये सारा कुछ लेकर गए थे। ठीक है, चिकन भी लेकर गए थे, कढ़ाई भी बनाई थी हमने। नाइस। तो उसमें हमारे साथ ये था कि हम सिर्फ खुद ही थे, तो सारा कुछ खुद ही मैनेज करना था। उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी मेरे लिए भी, क्योंकि अब इसमें ये थे, इसमें खैर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। अब जब आप पहाड़ पे जा रहे हो, किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। अब इस तरह था कि हम 2-3 लोग थे जो पंजाब से थे, बाकी सारे उधर KPK के थे ना। तो अब वो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, तो वो थोड़ा सा स्पीड क्लाइंब करते हैं और वो कुछ सुबह हमारे से जल्दी भी निकल गए थे। और हमारे साथ एक बॉय था जो हमारा खैर डॉक्यूमेंटेरियन था, जिसने डॉक्यूमेंट्री पूरी शूट की थी। अब वो स्लो था थोड़ा, ठीक है, तो उसको मैंने ही लेकर जाना था आगे, क्योंकि अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मेरे साथ आया था। तो मैं कभी बैठूं, कभी उसका वेट करूं, कभी उसको कहूं यार चल चल। तो खैर वहां पे अब दूसरी जो टीम थी ना, सवात वाले थे, वो सारे काफी आगे निकल गए थे। अब वो जब इजमिस लेक, एक लेक थी ना जहाँ हमारे इस ट्रैक के रास्ते में इजमिस लेक आती है, वहां तक हम सारे इकट्ठे थे। अब वहां से आगे थ्रू आउट ग्लेशियर शुरू होता है, तो वहां से आगे वो लोग निकल गए। अब वो लड़का जो था हमारे साथ, तो वो जरा स्लो था, तो मैंने उसको भी लेकर आना था। तो खैर वो सारे लोग आगे चले गए। अब पीछे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और वो है और एक और लड़का है। हम तीनों पंजाब से थे, लाहौर से थे। अच्छा, ठीक है, बाकी सारे उधर से थे। पंजाबी जाकर नाम बना रहे हैं। हाँ, बस ऐसे ही है। अब इस पे चमड़गई पीक पे मैं फर्स्ट पंजाबी बना हूँ जिसने सबमिट किया है। ओह, ठीक है, और फर्स्ट पंजाबी। हाँ, और साथ जो फैजान था वो मेरे बाद उसने क्लाइम किया था, तो वो सेकंड पंजाबी बन गया। इससे पहले उस पहाड़ को किसी पंजाबी ने नहीं क्लाइम किया। नाइस। ठीक है, तो वहां पे काफी ज्यादा मुश्किलात थी, क्योंकि स्टीप काफी ज्यादा थी। तो अगर हम पाँव रखते थे तो मैं इतना अंदर चला जाता था। ठीक है, क्योंकि मैं उस रूट पे फर्स्ट टाइम गया था, तो मुझे नहीं पता था। तो मैं अच्छा, वहां की बर्फ सख्त थी, नरम थी? जब हम वो एक पास था ना, लेक से आगे एक पास था जिसको बोलते हैं चंबर पास। चंबर पास, वहां तक जो है ना स्टीप काफी थी, लेकिन बर्फ वहां पे ज्यादा हार्ड नहीं थी। उसके आगे जब आपका चंबड़गई का ग्लेशियर स्टार्ट हुआ था ना, तो वो काफी हार्ड था। ठीक है, वो लाइक इस तरह था कि नीचे से पानी बह रहा है और ऊपर सारा ग्लेशियर था। तो वो ग्लेशियर करते करते फिर हम बेस कैंप पे पहुंचे थे। जो उसमें टेक्निकल जगह थी ना, वो जब हम क्लाइंब कर रहे थे ना, तो क्योंकि फिक्स टॉप नहीं थी ना, वहां पे हम खुद ही जा रहे थे। तो वो खतरों के खिलाड़ी हैं आप तो। हाँ, तो बस ऐसे ही उसमें हम खैर लेकर लिविंग ऑन द एज तो असल आप कर रहे हैं। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि हर बंदा लिविंग ऑन द एज कर रहा है, जो सोसाइटी के बैरियर्स को तोड़ के आगे जा रहा है किसी भी फील्ड में। तो वो हर बंदा ही जो है ना, मेरी नजर में खुद को आजाद किया हुआ सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस से। हाँ, ये जो हमारे बड़ों ने बनाए हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशंस, मैं इनके काफी हद तक खिलाफ हूँ। क्योंकि कुछ चीजें आपको लिमिट कर देती हैं, आपको एक बबल के अंदर बाउंड कर देती हैं कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते। हालांकि असल दुनिया वही है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, बस तब आजादी आप असल चीजें एक्सपीरियंस करते हो। असल जेनजी तो आजादी पसंद है, वो आजादी की बात समझ नहीं आ रही। इमरान खान साहब भी आजादी की ही बात करते थे। बस ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अपना कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं? कोई होता है आपके साथ? वेल, मोस्ट ऑफ माय कंटेंट वो मैं खुद ही शूट करता हूँ और खुद ही एडिट करता हूँ। लेकिन इसमें मेरा ये प्लान था कि कुछ स्पेशल करते हैं, तो इसमें मेरे साथ ये डॉक्यूमेंटेरियन भी था, मेरे साथ लड़का था। तो अभी हमने डॉक्यूमेंट्री शूट की थी। उस पे ड्रोन का यूज करते हैं या कैमरा स्टैंड का यूज करते हैं? हाँ, अभी इसमें ना 2-3 चीजें हैं। आप कैमरा स्टैंड आप लेकर नहीं जा सकती, क्योंकि सेल्फ इसका वेट होता है। हाँ। तो वेट उस एल्टीट्यूड पे कैरी करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है।
या तो ये ड्रोन हमारे पास होता है, कैमरा होता है। अच्छा, वेट से याद आया, जो आपने कहा था कि हम अपने लिए फ्यूल, खाना, ऑक्सीजन सब लेकर जाते हैं, तो ये कितना कोई वेट होता है जो आप लेकर क्लाइंब करते हैं? क्योंकि क्लाइंब तो आप लोग खुद ही करते हैं, कोई व्हीकल नहीं होती आपके पास। वो असल में इस तरह से होता है, आपके पास हाई एल्टीट्यूड फूड होता है, फिर आपके पास टेंट होता है, मैट्रेस होता है, आपका टेक्निकल गियर होता है, आपके कपड़े होते हैं, ठीक है, आपकी गोगल्स होती हैं, आपके जूते होते हैं, जो जूते ही इटसेल्फ आपके 3-4 किलो के होते हैं। तो ये 3-4 किलो के के जो 8000 मीटर के बूट्स होते हैं, ठीक है। तो वो एक खास जूते होते हैं जी, क्योंकि आपने फ्रॉस्ट बाइट से भी बचना है ना। यस। नहीं तो आपकी उंगलियां जाएंगी। हाँ। तो ये तकरीबन 30 किलो के करीब आपका बैकपैक बन जाता है, जो 30 किलो जी, पूरा एक लगेज जो हम एरोप्लेन में लेके जाते हैं। हाँ, तो वो आपने अपने बैग पे उठा के थ्रू आउट मूव करना होता है। ओके, दैट्स रियली क्वेश्चनेबल, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब आम इंसान नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो है अब ये वो दौर है कि लड़कियां भी शाना बेशाना चलती हैं हर चीज में, तो आप मुझे बताएं कितनी लड़कियां होती हैं जो सब में पार्टिसिपेट करती हैं, और अगर करना चाहती हैं तो वो क्या करें, कैसे कांटेक्ट करें, कोई ट्रेनिंग लें, कोई गाइडेंस है उनके लिए? वेल, अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इन सारी चीज़ों को डील कर रहा होता है, और हम बड़ा प्राउडली कह सकते हैं कि इस दफ़ा क्या पिछली दफ़ा भी लास्ट ईयर उन्होंने बरीला पीक पे जो है ना डिफरेंट आपके प्रोविंसेस से लड़कियां सिलेक्ट की थी और उनको बरीला पीक कराई थी, जो कि 5400 मीटर में है। अच्छा। स्कर्दू से आगे देवसाई में है वो। तो और इस दफ़ा अभी लास्ट वीक ही उन्होंने खुसरगंग एक्सपीडिशन करवाई है, जो कि पूरे पाकिस्तान से उन्होंने 11 लड़कियां सेलेक्ट की थी, जिनको उन्होंने स्पॉन्सर किया था और फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने खुसरगंग को क्लाइम किया था। उनमें से 8 लड़कियों ने सक्सेसफुली क्लाइम किया था। Nice. तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान का, कि उन्होंने लड़कियों के लिए इतना सोचा है। और लेकिन एक गिला भी है दिया। एक गिला यही है कि बस वो ज्यादा प्रमोट लड़कियों को कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि हमारी भी सुनेंगे वो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो यस, लड़कियां आ रही हैं, काफी ज्यादा लड़कियां आ रही हैं इस फील्ड में, और जो कि सोसाइटी के बैरियर्स को अगेन तोड़ रही हैं। हमारी सोसाइटी में अगर कोई बात करे कि जी मैंने जॉब ही करनी है, तो वो एक बुरा समझा जाता है कि भाई लड़की होकर जॉब क्यों करेगी। तो अगर कोई लड़कियां इस फील्ड में आ रही हैं जो इतनी बुलंदियों पर जा रही हैं, ठीक है, जिसमें उनकी जान का भी खतरा है, जिसमें उनके पैसे भी लग रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और यहाँ पर मैं एक लड़की का जो है ना स्पेशली मेंशन करूंगा। अच्छा। शिमशाल से एक लड़की है, सुल्ताना नसब। ठीक है, वो बहुत बड़ी क्लाइंबर है। लास्ट ईयर नहीं 2 साल पहले उन्होंने पाक आर्मी ने 6-7 लड़कियों का ग्रुप बनाया था, जहां पर उन्होंने K2 की एक्सपीडिशन करवाई थी। K2 की एक्सपीडिशन, यस, वो मैंने भी देखी थी। हाँ, तो वो K2 की एक्सपीडिशन पे 6-7 लड़कियां थी जिन्होंने क्लाइंबिंग करनी थी। उनमें ये सुल्ताना नसब भी थी। दिस इज द ओनली वन। हाँ, और उन सब में से सिर्फ सुल्ताना नसब ने सबमिट किया था। और मजे की बात यह है कि जब सुल्ताना नसब ने सबमिट किया था ना, वो 5 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। That's much question. पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ये फर्स्ट वुमन थी जिसने K2 को वाइल 5 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी उसने क्लाइम किया था सक्सेसफुली। ठीक है, और पूरी दुनिया में उसका रिकॉर्ड बना था। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है। फिर नाइला कियानी है, समीना बेग है, काफी बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान में जो लड़कियों में जो इस फील्ड को आगे लेकर चलते हैं। अब बुरा ना हो, लेकिन लड़कियों की रेशो जरा कम होती है, लेकिन वो ज्यादा बड़ा छिक्का मारती हैं। हाँ, लड़कियां काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मेरी अपनी कुछ फ्रेंड्स हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। या अभी हम जब हुशे में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मेरे साथ एक लड़की थी, ज़ेबा बतूल। वो काफी अच्छी क्लाइंबर थी और बहुत ज्यादा मैंने भी उनसे सीखा। वो बेसिकली रॉक क्लाइंबिंग इंस्ट्रक्टर भी है। ठीक है, काफी सर्टिफाइड है वो भी। तो अभी वुमेन एक्सपीडिशन जो खुसरगंग थी उसमें भी वो थी, और लास्ट ईयर वो बरीला में भी थी, तो वो भी उन्होंने सक्सेसफुली सबमिट किया। और मजे की बात ये है कि वो स्पॉन्टिंग पे भी जा रही है नेक्स्ट मंथ। स्पॉन्टिंग पे भी जा रही है? अच्छा, ये तो आप बिहाइंड द कैमरा मुझे बता भी रहे थे, मतलब ये क्या है, लाइक बताएं कि अगर कोई और पार्टिसिपेट करना चाहता है इसमें, सिनेरियोज बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन अभी टाइम मेरे पास थोड़ा सा शॉर्ट है, क्योंकि मैं अगस्त के फर्स्ट वीक में स्पॉन्टिंग को क्लाइम करने के लिए जा रहा हूँ। फर्स्ट वीक में ही? हाँ, क्योंकि मेरे पास भी असल में मुझे भी श्योरिटी नहीं थी कि मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा, क्योंकि थोड़े से फाइनेंसेस भी मैनेज करना मुश्किल था, क्योंकि महंगा शौक पाल लिया गलती से। तो फंडिंग करते हैं कुछ लोग आपको या कुछ ऐसा? अभी तक तो मैं अपने आप पे ही हूँ। अपने आप में? हाँ, जितने मैंने पहाड़ क्लाइंब किए हैं अभी तक खुद ही किए हैं, और स्पॉन्टिंग भी खुद ही करने जा रहा हूँ। अपनी धुन में गुम, बस ऐसे ही है। जितना फैट फिक्स से निकालते हैं वो सारा यहाँ लगा लेते हैं भाई, उससे ज्यादा
कुछ उससे और ज्यादा कहीं लगा। और से भी अगर कोई आते हैं तो सारे पैसे इधर ही जा रहे हैं, पता नहीं अच्छा, समझ कहीं नहीं आ और रहा से भी आता है। सो आपको किसी ड्रामे में देखने वाले थे हम? वो यस, वो बहुत पुरानी बात है। पुरानी बात होगी। हाँ, उसमें लाइक वो मैंने ड्रामा भी एक शूट किया था, लेकिन वो ऑन एयर नहीं हो सका क्योंकि उनके जो हायर मैनेजमेंट थी उनके कुछ फाइनेंसिस के इशू आ गए थे, तो खैर वहां भी फाइनेंशियल के इश्यूज थे। उनसे कहते हैं पाकिस्तान पहाड़ों पे चले, फिर आपको पता लगेगा फाइनेंसिस का। ऐसे ही है जी, मतलब वो फिर बाद में उनका कोई इशू हो गया था तो वो फिर ऑन एयर नहीं हो सका। ड्रामा इंडस्ट्री पैसे नहीं देती। मुझे तो दे दिए थे अपने टाइम पे, लेकिन स्टिल मुझे वो फील्ड को ज़्यादा समझ नहीं आई। समझ लेकिन नहीं आई, मतलब हाँ, अगर दोबारा बुलाएंगे, ऑप्शन कोई निकलेगा तो नहीं करेंगे? ड्रामा तो मुश्किल है, कोई कमर्शियल वगैरह कोई शूट वगैरह हो तो व्हाई नॉट। हेड एंड शोल्डर्स। बाल थोड़े से रह गए हैं वैसे मेरे। हेड एंड शोल्डर्स वाले पकड़ लेते हैं। चलें देखते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं पहाड़ों की, तो पहाड़ों ने मुझे ज़्यादा एक्सेप्ट किया है as पहाड़ों ने compared to ज्यादा other। एक्सेप्टेंस दी है। हाँ, पहाड़ों ने एक्सेप्ट किया या आपने पहाड़ों को एक्सेप्ट किया? वेल दोनों ने एक दूसरे को विन विन किया। सिचुएशन चल रही है। दोनों दोनों का फायदा हो रहा वहां थोड़ा चल रहा है डाउनफॉल। है। लेकिन फाइनेंसिस तो दोनों तरफ ही है। नहीं ठीक है, फाइनेंसिस पहाड़ों पे ज्यादा है, पहाड़ों पे पहाड़ ज्यादा महंगे है। हैं ना। हाँ, तो देखिए ना, फाइनेंसिस तो वहां ज्यादा है, तो वहां पे फिर लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपकी कामयाबी सिर्फ जो है ना वो पैसा नहीं है, ठीक है, पैशन, आपका पैशन मतलब है। यू आर बिहाइंड द पैशन एक्चुअली। 100%। पैसा तो मुझे उस पे पता है तो कि यार एक टाइम जान आएगा भी पैसा लगा बना देंगे। दूंगा मैं। हाँ, जान भी लगा जान की दूंगा बाजी ऐसे। नहीं। लेकिन अब कुछ ऐसा भी हम कर सकते हैं ना कि हम पहाड़ों से पैसा बना सकते हैं। पहाड़ों से पैसा बना सकते हैं। हम एक्सपीडिशंस खुद मैनेज कर सकते हैं अब, खुद manage ठीक है। कर मैंने सकते एक दो की भी हैं, टाइगर पीक की और मूसा का मुसल्ला। टाइगर पीक, मूसा का मुसल्ला भी मैं बता देता हूँ कि मूसा का जिसने मुसल्ला। स्टार्ट करना है ना क्लाइंबिंग, तो मूसा का मुसल्ला इज द फर्स्ट माउंटेन जिसको क्लाइंब करना चाहिए। 4080 मीटर पे है और 2-3 दिन में आप कर लेते हो, लाहौर टू लाहौर। 2 नाइट्स का आपका स्टे होता है, तो आप इजीली समिट कर लेते हो। तो वहां से स्टार्ट करना चाहिए अगर कोई बिगनर भी देख रहा है और क्लाइंब करना चाहता है। तो मूसा का मुसल्ला, चुरको पीक, टाइगर पीक, उसके बाद सुकाई सर, ये कुछ ऐसे पहाड़ हैं जो लेस टेक्निकल हैं और इनको हर बंदा जो है ना थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ के साथ कर सकता है। ठीक है, नाइस। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपने मतलब ये तमाम पीक्स तो कर ली हैं, ठीक है। K2 आपने क्रॉस कर लिया है? नहीं, K2 क्रॉस नहीं किया, वहां जाना है? हाँ, K2 का तो मेरा प्लान है ना। वो और तो कौन ड्रीम सी माउंटेन है जहां जाने का आपका ख्वाब है कि मतलब यू वांट टू क्रॉस? वेल बहुत से माउंटेन्स हैं, टॉप 14 हैं जिस तरह से। उसके अलावा माउंट एल्ब्रस है रशिया में, ठीक है। 7 समिट्स हैं। इंटरनेशनली भी करना चाहते हैं? हाँ जी, इंटरनेशनली मेरा लॉन्ग टर्म गोल तो यही है कि मैं अपने 7 समिट्स करूँ, ठीक है। जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी हाईएस्ट पीक्स करूँ, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ एक लड़का है कराची से, असद मेमन, जिसने ये किया है। और पाकिस्तान में सिर्फ वही है जिसने 7 समिट्स कंप्लीट किए हैं अभी तक। तो मेरा प्लान है कि अगर मुझे कहीं स्पॉन्सर मिला, ये लॉन्ग टर्म आप मेरा गोल समझ सकती हैं, तो वो यही है कि मैं 7 समिट्स करूँ। ओके, नाइस। अच्छा, तनहा खुद ही चल रहे हैं या कोई टीम है आपकी? एक तो अकेला मुसाफिर भी हूँ, लेकिन कोई भी एक्सपीडिशन है ना, अब उसके लिए तो आपको टीम रिक्वायर्ड होती है। इसमें आपके कुछ बेस कैंप के लिए लोग होते हैं, कुछ आपके साथ हाई एल्टीट्यूड पे जाने वाले होते हैं, कुछ आपके साथ आपके फेलो क्लाइंबर्स होते हैं। तो वो एक टीम के तौर पे हम कोई एक्सपीडिशन लेकर चलते हैं, ठीक है। ठीक है। और वैसे ये एक मेरा अपना सफ़र है जिसमें मैं खुद को तलाश कर रहा हूँ। खुद की तलाशी अभी तक जारी है? हाँ, और वो बस चल रहा है सफ़र, और अभी पता नहीं कहाँ पर जाना है। अच्छा, मतलब वही जेन जी का एक ड्यूरेशन चल रहा है कि जहाँ घर वालों से सुना था कि ये तो मतलब कुछ नहीं करेगा और इससे तो क्या ही उम्मीद रखें, ये खोटा सिक्का, ये वो, और यही वो बंदा है आज जो लाइमलाइट लेकर पूरे घर को दिखा रहा है कि भाई हम भी कुछ हैं। वेल घर वाले तो अभी भी मेरे जो है ना इस फील्ड में सपोर्टिव नहीं है, सपोर्टिव नहीं है। हाँ, वो तो यही कहते हैं कि भाई फजूल काम है, छोड़ दो। क्या जिंदगी खतरे में डाली हुई है। असल में ना बेसिकली कोई भी एक सक्सेसफुल एक्सपीडिशन होती है ना, तो सिर्फ उसमें आपका पार्ट नहीं होता कि आप गए हो और आपने लाइक उस हाइट पे आप पहुंच गए हो अपनी स्ट्रेंथ को लेकर। बेसिकली वो आपके पीछे लोग होते हैं जो आपके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, जो आपके लिए दिन रात जो है ना एफर्ट्स कर रहे होते हैं। वालिदैन की सपोर्ट होती है, सपोर्ट होती है, दोस्तों की होती है। तो ये सारे जो है ना वो मिल के एक एक्सपीडिशन को सक्सेसफुल करते हैं। तो अगर आपको ये सपोर्ट ना हो, ठीक है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए किसी भी पहाड़ पे। क्योंकि वहां जाके जब आप एक एल्टीट्यूड पे होते हो 5000-6000 मीटर पे, वहां पे आप सोच रहे होते हो कि यार मेरे घर वाले इस टाइम क्या कर रहे होंगे, ठीक है, और अगर यहाँ से मैं गिर गया और कुछ हो गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा। तो वो एक पॉइंट होता है जहां पर आपको बिल्कुल आपकी जो है ना मेंटल कैपेसिटी वो आपकी चैलेंज होती है।
तो उस चीज़ को आपने देखना बिल्कुल होता ऐसे ही है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान की ये तमाम तर जो जगह हैं उनको रिसेंटली ही लोगों ने एक्सप्लोर किया है और काफ़ी हाइप हुई है पूरी दुनिया में कि ये इतनी खूबसूरत हैं कि आपको लगेगा नहीं ये वाकई में पाकिस्तान का हिस्सा है। तो अब जब इतना एक्सप्लोर हो चुका है, दुनिया से भी लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग चाह रहे हैं कि वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, हाइकिंग करें और यहाँ तक सर करें, ठीक है, और पाकिस्तान के लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो उसमें जहाँ तक आपने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जो जो लैक्स आ रहे हैं वो लैक्स अगर ठीक होंगे तो जो एक आप कह लें कि ख़तरे की अलामत होती है वो कम से कम होती जाएगी, ठीक है। तो जो चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग में आ रही है जिसमें सपोर्टिव शूज़ आ गए, ठीक है, और सारी जो आप बता रहे हैं आइस बॉल्स और सपोर्टिव चीज़ें जितनी भी हैं, तो आपको तो इन सब चीज़ों की नॉलेज है, लेकिन जो नया बंदा कर रहा है उसने वो चीज़ें कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, आप माशाल्लाह ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हैं। सो व्हाई डोंट यू थिंक कि उस बिजनेस में आप एक कैटेगरी निकालें स्पेसिफिकली फॉर द माउंटेनर्स कि उनको उस बिजनेस में ही एक कैटेगरी मिले शूज़ की, ठीक है, उसमें उनको अपनी जैकेट्स, अपने सूट और अपनी सुपर फूड और इन सारी चीज़ों की मिले, ताकि थ्रू दैट लोगों को थोड़ी एक एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज भी मिले और समहाउ ऑब्वियसली ये सपोर्ट भी होगी, उनको कहीं इधर उधर रोम अराउंड नहीं करना होगा। दे विल डेफिनेटली नो कि अवैस चौधरी इज़ डूइंग दिस और उसने हमारी सपोर्ट के लिए अपनी ही वेबसाइट पर एक हमारे लिए स्पेशल सेक्शन रख दिया है। वेल एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। और लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं जो ये ऑलरेडी कर भी रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बेसिकली ज़्यादा आपको मसला होता है जूतों का, ठीक है, क्योंकि जूते इटसेल्फ सबसे महंगी आइटम है आपकी पूरी एक्सपीडिशन किट के अंदर, ठीक है। अब अगर आप स्कारपा या ला स्पोर्टिवा का या मेमट का या मिलेट का आप किसी का जूता लेते हो तो वो पाकिस्तानी तकरीबन 6-7 लाख का 8 लाख का बन जाता है, बिल्कुल, ठीक है। अब एक नॉर्मल पर्सन के लिए तो 7-8 लाख रुपया निकालना सिर्फ जूतों के लिए तो वो एक नहीं अच्छा समझा जाता, ठीक है। बट लेकिन जिसने करना है उसने करना है लेकिन पैसे होंगे तो करेगा ऑब्वियसली। यहाँ तो स्पॉन्सर उसको कहीं से मिलेगा तो फिर ही वो करेगा ना। वही बात आ गई ना। अब देखिए उन्होंने जब करना है, उनको स्पॉन्सर चाहिए या उनको पैसे चाहिए तो वो कहीं ना कहीं से तो अरेंज करेंगे। अब वो कहीं और से ढूंढ कर लेकर फिर वो पहनेंगे, वो उनके लिए एक बड़ी एफर्ट होगी। बट इफ यू सिंपली हैव सच ऑप्शन, सच कैटेगरी इन योर ओन फैब्रिक्स, so that will be much more easier, right? या हम इस पे काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जो क्लाइंबर्स आते हैं ना सॉरी वो इस्लामाबाद में आते हैं, इस्लामाबाद में भी कुछ शॉप्स हैं, वहां से उनकी डायरेक्ट फ्लाइट होती है स्कर्दू की, जहां से एक्चुअल सारे पहाड़ स्टार्ट होते हैं, ठीक है। स्कर्दू में लाइक 6-7 दुकानें हैं जो जिनके पास ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं। तो वो फिजिकली जो बाहर से गोरे आते हैं वो फिजिकली चीज को देख के पहन के कंफर्ट उसका चेक करके फिर वो बाय कर लेते हैं। लेकिन आपका एक अच्छा आइडिया है, इस पे मैं बिल्कुल देखूंगा, काम यार करूंगा। देखिए आपकी अच्छी खासी फॉलोशिप है, ठीक है, हाँ। और आपकी जो ऑडियंस है वो जब पर्सनली आपके साथ इन्वॉल्व होती है इन सब चीज़ों में और बहुत इंटरेस्टिंगली आपको जब देखती है तो वो ऑब्वियसली आपसे लेना भी पसंद करेगी, बजाय इसके कि वो वहाँ जाके स्टे करके चेक करें। वो आपको ऑर्डर देंगे और घर से ही वो चेक करके बिल्कुल अपने आप को सेटिस्फाई करके निकलेंगे। उनको परेशानी नहीं होगी कि उन्हें रास्ते में फलां जगह रुकना है तो कुछ लेना है, ठीक है ना। सो जस्ट लुक फॉर सच ऑप्शंस। इवन आप जो है क्लाइंबिंग की जो सारे नेसेसरीज हैं, ठीक है, आई डोंट नो क्या नेम होते हैं बिकॉज आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ इट, बट पर्सनली मैं ये समझती हूँ कि जो इंसान इस चीज़ से जुड़ा है अगर वो ही इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करे तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ ट्रू right? बिल्कुल हम इस पे काम कर सकते हैं, बिल्कुल इस पे काम करें। और स्पेशली खवातीन के लिए आप मुझे बताएं कि खवातीन के लिए जो एक्स्ट्रा सपोर्ट होती है फॉर देयर कवरेज, फॉर देयर यू नो काइंड ऑफ डिफरेंसेस विद द मेंस, ठीक है, तो उसका भी आप जो है मतलब किसी तरीके से खवातीन को गाइडेंस दे सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर इस तरह है कि जितने भी हमारे पहाड़ी लोग हैं ना, या स्कर्दू के हैं या हमजा के हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं इस फील्ड में, ठीक है। अगर कोई लड़की जाती है ना किसी पहाड़ पे तो अच्छा। उसका वो लड़कों से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उसको टाइम पे खाना मिलता है, टाइम पे सारा कुछ होता है, गर्म पानी मिलता है। तो वो हम बेसिकली पूरी नेशन जो क्लाइंबिंग की है ना, पूरी फील्ड जो है, हम ये चाहते हैं कि लड़कियां भी इस फील्ड में आए जिस हिसाब से लड़के आ रहे हैं। तो हर तरह का सपोर्ट जो है ना वो हम देते हैं उनको, चीज़ें सिखाते भी हैं। और जितने भी ट्रेनिंग स्कूल्स हैं जिसमें हुशे है, हुशे माउंटेनियरिंग स्कूल है, चगोरी है, सतपारा माउंटेनियरिंग स्कूल है और एक दो और भी हैं, तो ये सारे जब इनमें एक्टिविटीज होती हैं ना, साल में 2-3 इनके होते हैं, क्लासेस होती हैं, 2-3 ड्यूरेशन में इनकी क्लासेस होती हैं, तो उनमें लड़कियां भी इक्वली पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक। और वो भी प्रॉपर ट्रेनिंग लेती हैं, आइस क्लाइंबिंग की, रॉक क्लाइंबिंग की, जो गियर्स है क्लाइंबिंग के वो, सेल्फ अरेस्ट,
ठीक है, जुमारिंग, ठीक है, आइसेक्स किस तरह से यूज करना है, क्रैम्पोन्स किस तरह से यूज, सेल्फ रेस्क्यू किस तरह से करना है कि अगर आप क्रेविस के अंदर गिर गए हो तो वहां से खुद ही आपने बाहर किस तरह आना है, तो ये सारी ट्रेनिंग्स उनको दी जाती हैं। ठीक ठीक। और अगर फॉर एग्जांपल किसी हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियर किसी ने बनना है, क्लाइंबर बनना है, तो उसके लिए ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। लेवल 1 लेवल 2 की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक ठीक। अच्छा, मतलब बिगिनर्स के लिए आपने एक चीज बताई है कि उन्होंने सबसे पहले कौन सी पहाड़ को सर करना है? मूसा का मुसल्ला। मूसा का मुसल्ला, ठीक है, वहां से उन्होंने अपना आपका स्टार्ट करना है ताकि उनको थोड़ी सी मतलब पता लगे कि कैसे। हाँ, वो 4000 मीटर वो ऐसा एल्टीट्यूड है ना जहाँ पे जाके उनको पता चलेगा कि हाँ यार यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। ठीक ठीक। अच्छा, मतलब आपने हाईएस्ट एल्टीट्यूड बताया कि 700 एंड 7500 समथिंग के बाद फिर आप ऑक्सीजन सिलेंडर का डेड जोन पे आ जाता है। सो अब उससे नीचे नीचे भी कोई सा भी एल्टीट्यूड होगा, समहाउ एल्टीट्यूड अफेक्ट्स योर बॉडी, योर स्किन, योर हेयर हेल्थ, योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो मुझे बताएं उस चीज़ में मेंटेनेंस कैसे की जा सकती है? मतलब आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, सो हाउ यू मेंटेन योर स्किन, योर हेयर, योर पर्सनल हाइजीन एंड ऑल दैट स्टफ। वेल, पर्सनल हाइजीन का मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार आप वहाँ पर पहाड़ों में होते हो तो वॉशरूम किस तरह का होता है, वॉशरूम करते भी हो या नहीं करते, नहाते हो या नहीं नहाते। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि पहाड़ों पर जो बड़े पहाड़ हैं जिस तरह K2 है, ब्रॉड पीक है, G2 G1 है, वहाँ पर जो बेस कैंप होता है ना, वहाँ पे अलग से टेंट बनाया होता है जिसमें आप शावर ले सकते हो। ठीक है, आपके पास बाल्टी में पानी होता है और आप उससे शावर ले सकते हो, तो वो मसला नहीं होता। लेकिन छोटे पहाड़ हैं 5000 6000 मीटर के, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहां पे आप शावर नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन जो आपका नंबर 1 नंबर 2 है वो आप पानी लेकर कहीं भी साइड पे जाके कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपने वाइप्स रखने होते हैं अपने पास। ठीक है, हैंड सैनिटाइजर रखना होता है। ठीक है, इनका यूज करते हुए आपने अपना प्रोग्राम करना होता है। अच्छा, मतलब अगर आपने फेस वॉश भी करना है तो यू शुड यूज द वाइप्स। हाँ, हर टाइम आप मुंह नहीं ना धो सकते क्योंकि ठंड ज्यादा होती है, तो अगर उसमें हवा भी चल रही है तो फिर आपके ये ईयर लोब्स पे या नाक पे फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना होता है कि आप ज्यादा मसला नहीं होता आप, क्योंकि उस टाइम पे उस एल्टीट्यूड पे इतना होता ही नहीं है कि आप इन सारी चीजों का ख्याल रखो। तो आप सिंपली वाइप्स निकालो, फेस को थोड़ा सा क्लीन कर लो। कोल्ड बर्न्स हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हैं। पूरी स्किन जहाँ पे, यहाँ पे आपने गॉगल्स पहनी होती हैं, आपका इतना फोरहेड और ये हिस्सा सारा बर्न हो जाता है। अच्छा, मतलब जितने मर्जी आप सनस्क्रीन लगा लो, जो मर्जी कर लो, ये हिस्सा बर्न हो ही जाना है। अच्छा, मतलब सनस्क्रीन कुछ इफेक्ट नहीं करेगा? सब कुछ लगा के देख लिया, कुछ भी इफेक्ट नहीं करता। पूरा मुंह अगर हम ढक लें? पूरा ढक, कितनी देर के लिए ढक लेंगे? आपका 20 दिन का एक्सपीडिशन है या 30 दिन का है, कितनी देर आप ढक लेंगे? अच्छा, एक्सपीडिशन के दौरान ढक सकते हैं, स्टे के दौरान नहीं? हाँ, स्टे। अब जाहिर है आपने सांस भी तो लेना है ना। अगर आपने सारा ब्लॉक कर लिया, हम करते हैं पूरा बफ, एक चीज होती है बफ। हाँ। उसमें आप नाक को यहाँ से कानों तक कवर कर लेते हो, आपकी नेक भी कवर हो जाती है। I've seen the picture of you, क्या सारा आपका रेड हुआ था। हाँ, तो just commented, what is this? तो वो ऐसे ही होता है ना कि इवन अभी जो रिसेंटली मेरा था चंबड़गई पे, अब वो हमारा 4 दिन का एक्सपीडिशन था टोटल, तो उसमें मेरा इवन तो मेजोरिटी ऑफ टाइम मैंने जो है ना कवर किया हुआ था बर्फ से, लेकिन अब जिस टाइम पे आपने उतार के पानी पीना है या कुछ करना है तो सन तो पड़ना ही पड़ना है ना। तो वो मेरा ये सारा कुछ लाल हो गया था। अच्छा, आपको सनबर्न और कोल्ड बर्न साथ साथ चलनी है वहाँ पे? वो साथ साथ ही है, वो आप यूज्ड टू हो जाते हो जब आप एक तरफ से बर्फ पड़ी है, एक तरफ से सूरज है। हाँ। तो कैसा माहौल है? सूरज के होते हुए बर्फ है। हाँ, अब ऐसा होता है ना, अक्सर सूरज भी निकला हुआ है, स्नोफॉल भी हो रही है, ऐसा भी हो जाता है। और जो टेम्परेचर डिफरेंसेस है ना, अगर हम लाइक किसी बड़े पहाड़ की बात करें, K2 वगैरह की या किसी 8000 मीटर की, तो दिन के टाइम वहां पे टेम्परेचर हो जाता है 40 डिग्रीज 45 डिग्रीज। ठीक है, और वहीं पे अगर हवा चल जाए और बादल आ जाए तो वही चीज -40 तक भी जा जाती है। तो इतनी वेरिएशन आपकी एक दिन में आ सकती है। -40 मतलब पल में तोला पल में माशा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आपने अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है कि आप दोनों एक्सट्रीम्स देख सको, गर्मी भी देख सको और सर्दी भी देख सको। मतलब कोई पता नहीं, कुछ भी कुछ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बिल्कुल एक महबूबा की तरह का सफर है। ठीक है, जिस तरह से महबूबा कुछ भी कर सकती है, वो पहाड़ भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक। अच्छा, अब मुझे ये बताएं फाइनली, आप जो ऑडियंस है, ठीक है, जो आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, आप अपनी ऑडियंस को इस सफर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वेल, मैं यही कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस फील्ड का शौक रखते हैं, आप माउंटेनियरिंग में आना चाह रहे हैं, तो स्टार्ट करें छोटी पीक से। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग लें। जो लेवल 1 लेवल 2 की ट्रेनिंग है, इसमें आपको पाकिस्तान में 2-3 स्कूल्स का मैंने जिस तरह नाम लिया, चगोरी इंस्टीट्यूट है, सतपारा माउंटेनियरिंग स्कूल है, स्पेशली हुशे माउंटेनियरिंग स्कूल है, मैंने पर्सनली हुशे से ट्रेनिंग ली हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप लेवल 1 लेवल 2 सीखें।
और जिसमें आपको बेसिक चीज़ें सिखा देते हैं, वो सेल्फ रेस्क्यू, सेल्फ अरेस्ट, क्रैम्पोन का यूज़, जितने आपके गियर्स हैं उनका यूज़, जुमारिंग, ये सारा कुछ सिखा देते हैं। तो ये सबके पास होनी चाहिए। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भी सीखना चाहते हैं तो लेवल 3 और 4 भी कर सकते हैं, जिसमें आपको रेस्क्यू करना भी सिखा देते हैं वो, कि आप रेस्क्यू, अगर कोई आपका फेलो क्लाइंबर है या मेंबर है, उसके साथ कोई इशू हो गया तो आप उसको किस तरह से रेस्क्यू करेंगे। अभी जिस तरह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है शरोज काशिफ, देखने वालों को पता होगा उसका, उसने पाकिस्तान कह रहा हूँ, दुनिया की टॉप 14 पीक्स क्लाइंब की हुई हैं एट द एज ऑफ 22। ठीक है, ही वॉज द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड जिसने K2 समिट किया था। ठीक है, और पाकिस्तानी यंगेस्ट था जिसने एवरेस्ट समिट किया था। तो पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक सिरबाज खान है और एक शरोज है, जिन दोनों ने पूरी दुनिया की 14 हाईएस्ट पीक्स को समिट किया। 14 हाईएस्ट पीक्स दुनिया में 8000 मीटर से बुलंद 14 पहाड़ है ना, छू के टक से वापस ऐसे ही है। तो अभी उसने भी मुझे बताया था कि लाइक अभी वो लोग स्नो लेक पे एक एक्सपीडिशन पे थे, तो उनमें जो उनका टेक्निकल लड़का था अकबर अली, मेरे टीचर्स में से आता है, उसने मुझे काफी कुछ सिखाया, वो क्रेवस के अंदर गिर गया था। ठीक है, तो वहां पे उसने वो 5 पॉइंट एंकर बनाया, एंकर बना के वो क्रेवस के अंदर खुद गया अंदर और उसको क्लिप किया और फिर उसको निकाला। तो ये सारी चीज़ें आपको लेवल 3 और 4 में सिखाई जाती हैं, जहां पर अगर आपका कोई फेलो क्लाइंबर क्रेवस के अंदर गया है या उसके साथ कोई मसला पेश आया तो आप उसकी भी हेल्प कर सकते हो। तो ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? एक तो मेरा अपकमिंग प्लान है वो स्पांटिक का है, जिसमें मैं वो तो जस्ट होने वाला है ना। हाँ, वो तो अगस्त के फर्स्ट वीक में है। बाकी कुछ प्लान्स हैं मेरे विंटर्स के, जिसमें मैं ट्रेनिंग कराऊंगा। ठीक है, अच्छा। हुशे में अगेन जिस तरह लास्ट ईयर मैं गया था, इस दफ़ा अभी हम जा रहे हैं और मैं उसमें कोशिश करूंगा लेवल 3 और 4 पे ज़्यादा फोकस करूं। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह कोई 8000 मीटर का करेंगे प्लान। 8000 मीटर का कोई आपको ज्वाइन करना चाहेगा उसमें? हाँ, व्हाई नॉट, इंस्टाग्राम इज ऑलवेज अवेलेबल, वहाँ पे मेरा ईमेल भी है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। इंस्टाग्राम और बाकी आपकी साइट्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, द अवैस चौधरी। हाँ, द अवैस चौधरी, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली मेरा ब्रॉड पीक होगा या G2 G1, इनमें से कोई एक होगा। तो कोशिश करेंगे कि 8000 पे भी आजमाएं अपने आप को। इंशाल्लाह। ठीक है, चले अवैस, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपके साथ मजीद बातें भी हमने करनी थी इंशाल्लाह ज़रूर। तो ये तो बहुत मज़े की चीज़ है और बड़े लोग इंटरेस्टेड होते हैं और ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं, मैनेज करनी होती हैं। यू आर एक्चुअली फॉलोइंग योर पैशन। और जो है अल्लाह पाक हिफाजत में रखे पाकिस्तान के उन तमाम पैशनेट लोगों को जो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करके दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आपने अगर किसी भी पहाड़ को क्लाइंब करना है, कोई गाइडेंस चाहिए, अवैस चौधरी के किसी भी अकाउंट पे आप जा सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, वेयर यू आर सर्चिंग हिम, और आप इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इनके नेक्स्ट प्लान जो भी है, जहाँ भी ये सफ़र करना चाहते हैं, आप अगर इनके साथ शामिल होना चाहते हैं, डू लेट हिम नो दैट यू आर पैशनेट अबाउट इट। सो I myself recommend you to join him in his journey। ठीक है, और अपने आप को, अपने फैशन को लेकर चले और तोड़ दे वो सारे जाले, वो सारे मोड़ जो सोसाइटी ने आपके ऊपर लगा लिए हैं। ठीक है, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सिद्रा फातिमा। मिलेंगे अगले शो पे एक नए गेस्ट के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।